हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं सीधे टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है मानचित्र। चौथा लेसन है ये। इसके पहले 3 लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो को आज शुरू करते हैं। अब आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। जो पिछला लेसन था उसमें ग्लोब के बारे में पढ़ा था। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होते हैं। अब ग्लोब के अध्ययन में तो पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। लेकिन छोटे भागों का जब अध्ययन करना होता है तब हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। अब जो ग्लोब होता है उसमें मुख्य चीज़ें दर्शाई जाती हैं, लेकिन जो मानचित्र होता है उससे ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि वो उस क्षेत्र के सभी चीज़ों को दर्शाता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। अब मानचित्र हैं उनमें भी प्रकार होते हैं, तो उनके प्रकार देख लेते हैं। भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र जो है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो भौतिक मानचित्र कौन से हैं? जिनमें पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों इत्यादि को दर्शाया जाए, महासागरों, तो उनको भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र। अगला प्रकार है राजनीतिक मानचित्र। अगला प्रकार है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों के और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र। अगला प्रकार है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। इन तीनों घटकों को याद रखना है। मानचित्र के कितने घटक हैं? 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। अब ये जो घटक हैं दूरी, दिशा और प्रतीक, इनके बारे में जान लेते हैं। दूरी। मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है।
उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। पैमाना मानना पड़ता है और मानचित्र पर उसी के अनुसार रेखाएं खींची जाती हैं। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। आगे देखते हैं, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को दर्शाना होता है तो छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहलाता है, जिस पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। लेकिन जब छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो इसको भी समझना जरूरी है। ये विपरीत है। जब बड़े भाग को दर्शाना है तो वह छोटे पैमाने वाला मानचित्र है, और जब छोटे भाग को दर्शाना है तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहलाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अब ये गांव का मानचित्र दर्शाया गया है। ये खेल का मैदान है, ये पेड़ है, ये सामुदायिक केंद्र है, ये रास्ते हैं जाने के लिए, दुकानें हैं, यहाँ पर विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, ये बगीचा है, फलोद्यान है, ये कुआं है। यहाँ पर पैमाना कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। अब दिशा के बारे में जान लेते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, ये वाला। ये यहाँ जो लिखा है उत्तर, ये। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए, इस वाले चित्र में ये पूर्व है, दाहिने हाथ की तरफ होता है पूर्व, और पूर्व के सामने पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और उत्तर के विपरीत दक्षिण। ये उत्तर पूर्व है, ये उत्तर पश्चिम है, ये दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पूर्व। आगे देखते हैं। ये जो अभी बताया यही चित्र में लिखा है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। अब ये जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये क्या है? प्रधान दिग्बिंदु। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, ये बीच की जो दिशाएं हैं ये कहलाती हैं। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं।
यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ये वाला, ये दिक्सूचक है, ये जो दिखाया गया है, और इसकी जो सुइयां हैं हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में होती हैं। इससे भी दिशा को ज्ञात किया जाता है। अब प्रतीक के बारे में जान लेते हैं। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। 3 घटक बताए। अब ये तीसरा है प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। अब प्रतीक बना लिए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा इन सबको दर्शाया जाता है, क्योंकि कुआं अगर दर्शाना हो तो वहाँ कुआं नहीं कोई प्रतीक माना जाता है और उसी प्रतीक से कुएं को दर्शा दिया जाता है। रेल की पटरियाँ हैं, सड़कें हैं, इन सबको प्रतीकों द्वारा ही दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? रूढ़ प्रतीक। ये भी याद रखना है। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। आइए चित्र में देखते हैं। ये रहे रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे लाइन। तो बड़ी लाइन ये है, मीटर लाइन ये है और रेलवे स्टेशन ये रहा। इससे इसको दर्शाया गया है। सड़कें पक्की और कच्ची, तो पक्की को इससे और कच्ची को इस तरीके से। सीमा अंतर्राष्ट्रीय और राज्य जिला, तो अंतर्राष्ट्रीय ये रही, राज्य की ये और जिले की ये। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, तो नदी ये है, कुआं ये, तालाब ये, नहर और ये रहा पुल। पुल का ये प्रतीक है, इन सबके ये प्रतीक है। आगे देखिए, मंदिर का प्रतीक ये रहा, गिरजाघर का ये, मस्जिद और छतरी का ये। पोस्ट ऑफिस का ये पीओ करके इसमें दिखा दिया गया है। पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस का ये रहा पोस्ट, पीटीओ, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस। पुलिस स्टेशन का ये पीएस। आगे देखते हैं, बस्ती और कब्रिस्तान। बस्ती का प्रतीक ये है और कब्रिस्तान का ये है। पेड़ एवं घास, ये तो दिख ही रहा है, ये पेड़ और ये घास। अब रेखा चित्र के बारे में जान लेते हैं। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखा चित्र कहते हैं। खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा जाए एक रेखा चित्र वह कहलाता है खाका।
एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। तो इसमें ये सिर्फ याद रखना है कि एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। अब अभ्यास प्रश्न में बहुविकल्पी और रिक्त स्थान इसमें है नहीं, तो बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्नों को भी देख लीजिए, संक्षेप में उत्तर देना है। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? 4 प्रमुख दिशाओं को उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। और ये इनको विस्तार में लिखना है तो इनको नहीं लिखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। तो वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन से मानचित्र कहे जाते हैं? थीमेटिक। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? तो जलाशयों को दिखाने के लिए नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है, तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। पैमाना आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? मानचित्र के लिए। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।